बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 12 का 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन कराऊंगा और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठें और उम्मीद है कि पहले प्रयास में ही आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का पूरा फ़ायदा आप लोगों को मिले। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि हम आपको बहुत आसान से आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे पॉइंट बाई पॉइंट प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी होता है, प्रभावी उत्प्रेरक है, ऐसा क्यों? तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। हमारा ये लिखा है, ठोस धातु का महीन चूर्ण अधिक सक्षम होता है, ठीक है। और इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकता अधिक होगी, अर्थात क्षेत्रफल भी अधिक होगा, जिसके कारण उसकी क्षमता भी कार्य क्षमता भी अधिक होगी। अगर मान लीजिए कोई हमारी ठोस धातु है और ये हमारे धातु चूर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनके अंदर अंतराण्विक बल उपस्थित है, ठीक है। और इनकी संयोजकता मुक्त है, इनकी संयोजकता मुक्त नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी अपेक्षा धातु चूर्ण की कार्य क्षमता अधिक होगी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन होते क्या हैं? ये हमारा है, विलयन समांगी तंत्र होता है और जबकि कोलाइडी विलयन विषमांगी तंत्र होता है, ठीक है। और विलयन में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम होता है से कम होता है, ठीक है। और कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर या फिर 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये है विलयन कोलाइडी विलयनों के समान टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव एक प्राकृतिक घटना होती है और ये हमारे टिंडल प्रभाव के उदाहरण हमारे सूर्य का चमकना है और चंद्रमा का चमकना है, ठीक है। और तारों का चमकना है और समुद्र का नीला रंग का दिखना भी एक आम बात है। ये हमारे सब टिंडल के उदाहरण है, ठीक है। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, ब्राउनी गति कुछ इस टाइप होती है। ब्राउनी गति कुछ इस टेढ़े मेढ़े तरीकों से गति करती है, ठीक है। ब्राउनी गति विद्युत कण संचरण, ठीक है। विद्युत कण संचरण हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है। विद्युत कण संचरण जैसे गुण व्यक्त नहीं करते हैं। ये टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचरण ये हमारे कोलाइडी विलयन के अंदर पाए जाते हैं और जबकि हमारे वास्तविक विलयन यानी विलयन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा उदाहरण है इसका, नमक का जल में घोल वास्तविक विलयन और दूध का जल में घोल एक कोलाइडी विलयन है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न ये है, द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ, ठीक है। हमारे कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्रव्य स्नेही और एक होते हैं द्रव्य विरोधी, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा द्रव्य स्नेही कोलाइड, वे कोलाइड पदार्थ जो किसी विलायक में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, विलायक है ये, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव्य स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे कोलाइड जिनको हम किसी भी विलायक में घोलेंगे तो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कोलाइडी द्रव्य स्नेही विलयन, ठीक है। और इनके उदाहरण प्रोटीन है, एंजाइम है, स्टार्च आदि, ठीक है। और द्रव्य विरोधी कैसे होते हैं, अब इसका उल्टा ही आप समझ लीजिए, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। वे कोलाइडी पदार्थ जो किसी विलायक में घोलने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव्य विरोधी कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण क्या है, धातु सॉल और धातु सल्फाइड। ये ऐसे कोलाइडी कण हैं या फिर पदार्थ हैं जिनको हम किसी विलायक में घोलते हैं तो शीघ्रता से कोलाइडी पदार्थ नहीं बनाते हैं या बहुत कम कोलाइड पदार्थ बनाने में सहायक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्ड सॉल प्राप्त करने की विधि का वर्णन करें, ठीक है। हमारा गोल्ड सॉल है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये आप पहले समझें। जब AuCl3 के जलीय विलयन में या जलीय विलयन को SnCl2 के द्वारा अपचेत करते हैं तो इसका स्थायी सॉल्ट प्राप्त होता है। जब हम AuCl3 की रिएक्शन किससे कराते हैं, SnCl2 से कराते हैं, स्टेनिक क्लोराइड से, गोल्ड क्लोराइड की क्रिया स्टेनिक क्लोराइड से कराते हैं तो हमको गोल्ड हमारा इसका स्थायी सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, ये हमारा गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। जब हम AuCl3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, SnCl2 से करा रहे हैं तो हमारा AU इसमें अपचेत हो जाएगा और SnCl4 बन जाएगा। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें ये देखें, AU यहाँ पे कितने हैं, 1,
ठीक है। और यहाँ जब हमने इसको इसको बैलेंस किया है SnCl4 करने के लिए, तो हमें 3 लगाए, तो यहाँ कितने लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ Sn को 3 लगा देंगे, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए या पेप्टीकरण की क्रिया का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आप इसमें घबराएं नहीं, ये कुछ इस तरह से आप पहले इसको पढ़ें, फिर उसको हम आपको समझाएंगे। वह परिक्रम जिसमें किसी कोलाइडी पदार्थ का एक ताजे बने का कण, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। वह परिक्रम जिसमें किसी कोलाइडी पदार्थ का एक ताजे बने अपक्षेप में उचित विद्युत अपघटय के विलयन को थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसके कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो क्या कहलाती है ये परिक्रम, क्या कहलाता है, पेप्टीकरण कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई परिक्रम है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी कोलाइडी पदार्थ का बना, ठीक है, एक ताजा अपक्षेप है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटय विलयन की थोड़ी सी मात्रा मिला लेते हैं। ये ताजा अपक्षेप है, इसमें विद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा मिला लेते हैं, तो क्या करते हैं, इसको हम कोलाइडी अवस्था में जब जो परिवर्तित होने लगता है, तो इस प्रक्रम को हम क्या कह लेते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं, ठीक है। और यह है विद्युत अपघटय विलयन से जिससे पुनः एक कोलाइडी अवस्था में विलयन प्राप्त करते हैं, पेप्टीकरण कहलाता है। आप इस डेफिनेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको सरल लगे आप वो लिख सकते हैं। उदाहरण है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल्थराइज में, ठीक है, फेरिक क्लोराइड FeCl3 का ये हमारा पेप्टीकरण का तनु विलयन मिलाकर स्थायी सोल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा यही है, ये हमारा अपक्षेप है FeOH का होल्थराइज, ठीक है। और ये हमारा जो जलीय है FeCl3, जब हम इसको जब इसका विलयन मिलाकर इसका स्थायी सोल प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा कोलाइडी परत बन गई हमारी, ठीक है। और ये हमारा विस्तृत परत हो गई, ठीक है। ये हमारी ये FeCl, ये Fe, ये हमारी ये हमारा फेरिक हो गया, ठीक है। और हमारा 2 होता तो हमारा फेरस हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी Cl, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और ये है हमारा अगला प्रश्न है, अपवहन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाओ या इसका वर्णन, अपवहन का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। ये है कोलाइडी पदार्थों का महीन झिल्ली पार्चेंट पेपर द्वारा क्रिस्टलाइट से पृथक करके शुद्ध कोलाइड विलयन बनाने की विधि अपवहन कहलाती है, ठीक है। जिस विधि से हम पार्चेंट पेपर या फिर महीन झिल्ली से जो क्रिस्टलाइट को पृथक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपवहन कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कोलाइडी विलयनों के शोधन में किया जाता है। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। मान लीजिए इस तरह से हमारा एक बीकर है, ठीक है, उसमें क्या है, एक महीन इस तरह से, ठीक है, महीन पार्चेंट पेपर क्रिस्टलाइट, ठीक है। जब हम इसमें से इसको जब हम पृथक करते हैं, किसको, कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, ठीक है, कोलाइडी पदार्थों को, जो कोलाइडी पदार्थ इस झिल्ली में से जब इसको पृथक करेंगे, ठीक है, तो तो हम क्या करेंगे, इसमें जब इसको शोधन होगा तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अपवहन विधि कहलाएगी, ठीक है। और ये हमारा अगला प्रश्न ये है, विद्युत कण संचरण को समझाइए या विद्युत कण संचरण की परिभाषा लिखिए या विद्युत कण संचरण से आप क्या समझते हैं। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आप इसमें इतना समझना, विद्युत कण संचरण, ठीक है, कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, ठीक है। जितने भी कोलाइडी पदार्थ हैं उनके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, और उन्हीं के आधार पर हम उनकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्रिस्टलाइट करके शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये कण विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी विलयनों का कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रोड अभिगमन की जो घटना होती है वो उसे क्या कहते हैं, विद्युत कण संचरण, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरह से एक बीकर है, ये सेल है हमारा, ठीक है, इसमें हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इस तरह से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं जो हमारी नेगेटिव वाली होती हैं, ठीक है, वो हमारी पॉजिटिव की तरफ जाती है, और जो हमारी पॉजिटिव वाली होती हैं वो नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ये हमारी घटना क्या कहलाती है, विद्युत कण संचरण, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलयनों के ऋणात्मक सोल की प्रतिस्पंदन क्षमता लिखिए या क्षमता का क्रम लिखिए। जो प्रतिस्पंदन क्षमता होती है वो हम आपको बता दें, जो पहले आप इसको पढ़ लीजिए फिर आपको उसको बताते हैं। ये हमारा ये दे रखा है हमारा, ये हमारा ये M
FeCl3 है, और एक M ये हमारा NaCl है, और एक M हमारा BaCl2 है, ठीक है, और एक हमारा AmTHNO3 का होल 4 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इस तरह इसको पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। चूंकि सॉल ऋणात्मक है, अतः जिस विलयन की उच्च धनावेश वाला आयन उपस्थित होगा उसकी प्रतिस्पंदन क्षमता अधिक होगी, ठीक है। जिसके अंदर मान लीजिए जो धनावेशित आयन है, ठीक है, उपस्थित होगा उसकी प्रतिस्पंदन क्षमता क्या होगी। प्रतिस्पंदन क्या होता है, मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई ऋणात्मक से पहले उसकी थोड़ी सी धनात्मक की मात्रा मिला देते हैं, तो उसका स्कंदन रुक जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी स्कंदन के क्रम इस तरह से लिख सकते हैं आप। 1m NaCl, फिर इसमें 1m BaCl2, फिर इसमें 1m FeCl3, और यहाँ 1m THNO3 का होल 4, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न इसमें ये है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए। यह भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, आप इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में निम्न अंतर है, ये हमारा दे रखा है। सबसे पहले आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना लें, इसमें आप लिख लें क्रम संख्या, गुण और भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। और आप इसको घर पे प्रयास जरूर करें, ये 101% आने वाला प्रश्न होता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति लिखते हैं, ठीक है, प्रकृति है प्रकृति। तो भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है, अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य दुर्बल वान डर वाल बल होते हैं, ठीक है। और इसमें रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति ऐसी होती है, अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य प्रबल ये रासायनिक आबंध होते हैं। इनके अंदर भौतिक के अंदर क्या होगा, दुर्बल वांडर वाल होंगे, और रासायनिक के अंदर क्या होगा, ये हमारे प्रबल आबंध होंगे। इसके अंदर दुर्बल वांडर वाल होंगे भौतिक में, और प्रबल रासायनिक आबंध होंगे रासायनिक में, ठीक है। तो और उत्क्रमणीयता कैसी है इसमें, भौतिक के अंदर ये उत्क्रमणीय होता है, और रासायनिक कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। और ये हमारा अगला ये है अधिशोष्य। अधिशोष की प्रकृति के आधार पर इन दोनों में क्या अंतर है, भौतिक में और रासायनिक अधिशोषण में। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष की प्रकृति के आधार पर यह अंतर है, ये अधिशोष की मात्रा गैस के द्रवीकरण से संबंधित होता है। इसका कारण सरलता से द्रवित होने वाली गैसें, जैसे हमारी ये है, ये हमारी अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अधिशोषकों पर शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें रासायनिक अधिशोष की प्रकृति कैसी है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। केवल वह गैसें अधिशोषित होंगी जो अधिशोष के साथ रासायनिक यौगिक बनाती हैं, ठीक है। और ये इस तरह से ये हमारा प्रश्न था हमारा, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले आप ये समझ लीजिए अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ठीक है, और इसकी जो सतह पर होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे अधिशोषण, ठीक है। और जिसके संपूर्ण स्थूल में होगा उसको हम क्या कहेंगे, अवशोषण, ठीक है। किसी चीज़ को अवशोषित करना, पूरे उसके अंदर समावेश हो जाती है, उसको हम कहते हैं अवशोषण, ठीक है। तो ठीक है, चलो हम इसको अभी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा है अधिशोषण और ये हमारा अवशोषण। यह एक पृष्ठीय परिघटना है। ये है अधिशोष अणु होगा या अणु, अधिशोषक की सतह पर रहते हैं, और इसमें अवशोषण पदार्थ के संपूर्ण स्थूल में होता है, ठीक है। और ये है अधिशोषण में प्रारंभ में अधिशोषण तीव्रता से होता है, साम्य प्राप्त होने तक ये धीमे धीमे घटता है। और अवशोषण में क्या है, ये एक समान दर से होता है, चाहे प्रारंभ हो, चाहे मध्य समय हो, या फिर अंतिम समय हो, ये एक ही समान दर से होता है, ठीक। और इसमें क्या है, ये प्रारंभ में अधिशोषण प्रारंभ में तो तीव्रता से होता है, लेकिन साम्य प्राप्त होने तक धीरे धीरे घटता रहता है, ठीक है। और इसका अधिशोषण का उदाहरण हमारा क्या है, सिलिका जेल का जलवाष्प है, ठीक है। और हमारा अवशोषण का उदाहरण क्या है, निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड का अवशोषित जलवाष्प, ठीक है। और बस आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। बहुत बहुत थैंक यू हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को। आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।